अध्याय 6। प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से यात्रा। डर्सली परिवार में हैरी का आखिरी महीना मजेदार नहीं गुजरा। यह सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरा हुआ था कि वह उस कमरे में ही नहीं रहता था जिसमें हैरी हो, और पेटूनिया आंटी तथा वर्नोन अंकल भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे, उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे और उस पर चिल्लाते भी नहीं थे। दरअसल उन्होंने अब उससे बात करना ही बंद कर दिया था। उनके मन में दहशत थी और गुस्सा भी, इसलिए वे लोग ऐसा व्यवहार करते थे जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वह खाली हो। हालांकि कई मायने में स्थिति में सुधार हुआ था, परंतु कुछ समय बाद इससे हैरी का मन उखड़ने लगा। हैरी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था और उसकी नई उल्लू ही उसकी इकलौती साथी थी। उसने उसका नाम हेडविग रखने का फैसला किया। उसे यह नाम जादू का इतिहास किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थीं। वह अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहा और हेडविग अपनी मर्जी से खुली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रही। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पेटूनिया आंटी ने अब यहां पर सफाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि हेडविग बाहर से मरे हुए चूहे उठा लाती थी। हर रात को सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था। वह एक कागज के टुकड़े पर एक और दिन काट लेता था। इस कागज पर 1 सितंबर तक की तारीखें लिखी थीं। अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बात कर ली जाए। इसलिए वह नीचे ड्राइंग रूम में गया, जहां डर्सली परिवार टेलीविजन पर एक क्विज शो देख रहा था। वह थोड़ा खांसा ताकि उन लोगों को यह पता चल जाए कि वह वहां पर है। डडली चीखा और कमरे से बाहर भाग गया। वर्नोन अंकल। वर्नोन अंकल ने हूं करके बताया कि वे सुन रहे थे। मुझे कल हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है। वर्नोन अंकल ने एक बार फिर हूं की। आपको परेशानी न हो तो क्या आप मुझे वहां तक लिफ्ट दे देंगे? हैरी ने मान लिया कि इसका मतलब हां था। धन्यवाद। वह ऊपर जाने ही वाला था कि तभी वर्नोन अंकल सचमुच कुछ बोले। ट्रेन से भी कोई जादूगरों के स्कूल में जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादू के गलीचे पंचर हो गए क्या? हैरी कुछ नहीं बोला। वैसे यह स्कूल कहां पर है? मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया, और इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया। उसने अपनी जेब से वह टिकट बाहर निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से 11 बजे वाली ट्रेन पकड़नी है, उसने पढ़कर सुनाया। उसके अंकल आंटी उसे घूरते रह गए। कौन सा प्लेटफॉर्म? 9:45। बेवकूफी की बात मत करो, वर्नोन अंकल ने कहा। 9:45 नंबर का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। यह मेरे टिकट पर लिखा है। पागल हैं, वर्नोन अंकल ने कहा। वो सब के सब पूरे पागल हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे, बस थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, हम तुम्हें किंग्स क्रॉस तक ले जाएंगे। हम लोग वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतना कष्ट नहीं करता। आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश की। डडली को अस्पताल ले जाना है, वर्नोन अंकल ने गुस्से से कहा। जब तक उसकी वह कमबख्त पूंछ नहीं हटेगी तब तक वह स्मेल्टिंग्स कैसे जाएगा? अगली सुबह हैरी 5 बजे ही उठ गया। उसे इतना रोमांच और इतनी घबराहट हो रही थी कि वह दोबारा नहीं सो पाया। वह बिस्तर से उठा और अपनी जीन्स पहनी, क्योंकि वह जादूगरों के कपड़े पहनकर स्टेशन नहीं जाना चाहता था। वह ट्रेन में कपड़े बदल लेगा। उसने एक बार फिर अपनी हॉगवर्ट्स की लिस्ट देखी ताकि यह पक्का कर ले कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। इसके बाद उसने यह देखा कि हेडविग का पिंजरा तो ठीक तरह से बंद है। फिर वह कमरे में घूमते हुए डर्सली परिवार के उठने का इंतजार करता रहा। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डर्सली की कार में रख दिया गया। पेटूनिया आंटी ने डडली को राजी कर लिया कि वह हैरी के पास बैठ जाए, और फिर वे चल पड़े। 10:30 बजे वे लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंच गए। वर्नोन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर पटका और उसे स्टेशन तक खुद धक्काते हुए ले गए। हैरी ने सोचा कि उनसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, परंतु तभी वर्नोन अंकल एकदम रुक गए। प्लेटफॉर्म उनके सामने थे और उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान नाच रही थी। तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के,
यह रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और वह रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहीं इनके बीच में होना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है उसे बनाना भूल गए, है ना? जाहिर है उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की बड़ी तख्ती पर 9 नंबर लिखा था, उसके अगले प्लेटफॉर्म पर 10 नंबर लिखा था और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। आशा है स्कूल में यह साल अच्छा गुजरेगा, वर्नन अंकल ने और भी ज्यादा कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बिना कुछ कहे वे वापस चल दिए। हैरी ने मुड़कर देखा कि डर्सली परिवार कार में बैठकर जा रहा था। तीनों हंस रहे थे। हैरी का मुंह सूखने लगा। अब वह क्या करेगा? हेडविग के कारण बहुत से लोग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे किसी से तो पूछना ही होगा। उसने पास से गुजरते हुए एक गार्ड को रोका, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में पूछ सके। गार्ड ने कभी भी हॉगवर्ट्स का नाम नहीं सुना था और जब हैरी उसे यह भी नहीं बता पाया कि यह देश के किस हिस्से में है तो वह भड़क गया, क्योंकि उसे लगा कि जैसे हैरी जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है। निराशा में डूबे हैरी ने 11 बजे वाली ट्रेन के बारे में पूछा, परंतु गार्ड ने कहा कि 11 बजे कोई ट्रेन नहीं जाती। अंत में गार्ड वहां से तेज कदमों से चला गया। हैरी अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वह आतंकित न हो। प्लेटफॉर्म पर लगी बड़ी घड़ी के हिसाब से हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था और उसे जरा भी मालूम नहीं था कि वह प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे। वह स्टेशन के बीच में बुरी तरह फंस गया था। उसके पास एक संदूक था जिसे वह उठा नहीं सकता था। जेब में जादूगरों के सिक्के भरे थे और एक बड़ी सी उल्लू थी। शायद हैग्रिड उसे यह बताना भूल गया था कि यहां पर उसे क्या करना है, जैसे छुमंतर गली में घुसने के लिए बाईं तरफ की तीसरी ईंट ठोंकना। वह सोचने लगा कि क्या वह अपनी छड़ी निकाले और प्लेटफॉर्म नंबर 9 व 10 के बीच में बने बैरियर को ठोंके। उसी समय उसके ठीक पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुने। मगलुओं से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूमा। यह शब्द एक गोल मटोल महिला बोल रही थी और वह अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी, जिन सबके बाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था जिसे वे धका रहे थे और उनके पास एक उल्लू भी थी। धड़कते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे धकेली। वे लोग रुक गए, हैरी भी रुक गया, इतने करीब ताकि वह उनकी बातें सुन सके। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है? बच्चों की मां ने पूछा। 9:45, एक छोटी लड़की ने सुरीली आवाज में कहा। इस लड़की के बाल भी लाल थे और वह अपनी मां की उंगली पकड़े थी। मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो जिनी, अब चुप रहो। ठीक है, पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की तरफ आगे बढ़ा। हैरी ने उस पर अपनी नजरें जमा ली। वह सावधान था कि कहीं उसकी पलकें न झपकें, क्योंकि वह चूकना नहीं चाहता था। परंतु जैसे ही यह लड़का दोनों प्लेटफॉर्मों के बीच पहुंचा, हैरी के सामने पर्यटकों का एक झुंड आ गया और जब वह भीड़ छटी, वह लड़का गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम जाओ, गोल मटोल महिला ने कहा। मैं फ्रेड नहीं हूं, जॉर्ज हूं, लड़के ने कहा। आप भी मम्मी, आपको हमारी मां कहलाने का कोई हक नहीं है। आपको तो यह भी नहीं पता कि मैं जॉर्ज हूं। सॉरी जॉर्ज डियर, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रेड मैं ही हूं, लड़के ने कहा और वह चल पड़ा। उसके जुड़वा भाई ने पीछे से उसे जल्दी करने को कहा और उसने सचमुच जल्दी की होगी, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही वह गायब हो गया था। परंतु उसने ऐसा किस तरह किया? अब तीसरा भाई टिकट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था। वह लगभग वहां पहुंच गया और तभी एकदम अचानक वह कहीं नहीं दिख रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। माफ कीजिए, हैरी ने गोल मटोल महिला से पूछा। हेलो डियर, उसने कहा। पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वह लंबा, दुबला और चकत्तों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक लंबी थी। हाँ, हैरी ने कहा। बात यह है मैं जानता नहीं कि किस तरह।
किस तरह प्लेटफॉर्म तक पहुंचा जाए? महिला ने दयालुता से कहा और हैरी ने सिर हिलाया। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाओ। कहीं भी रुकना मत और यह सोचकर मत घबराना कि तुम इससे टकरा जाओगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बेहतर होगा कि तुम दौड़कर यह काम करो। अब जाओ, रॉन से पहले अंदर जाओ। अच्छा, ठीक है, हैरी ने कहा। उसने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूर कर देखा। यह बहुत ठोस दिख रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उसे धक्का मारते हुए निकल रहे थे। हैरी ज्यादा तेज चलने लगा। वह सीधे बैरियर से टकराने वाला था और अगर वह गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वह सरपट भागने लगा। बैरियर लगातार पास आता जा रहा था। वह रुक नहीं पाएगा। ट्रॉली नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वह 1 फुट दूर था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और टक्कर के लिए तैयार हो गया, परंतु टक्कर नहीं हुई। वह दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। भाप का एक लाल इंजन उसके सामने खड़ा था और प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। ऊपर एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे। हैरी ने अपने पीछे देखा और जहां पर बैरियर था वहां उसे लोहे का गलियारा दिखा जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वह आखिर वहां पहुंच गया था। इंजन से निकलता धुआं बतियाती भीड़ के सिर के ऊपर तैर रहा था और बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियां खड़े हुए लोगों के पैरों के बीच से निकल रही थीं। भीड़ के शोर और भारी संदूकों के जमीन पर घसीटे जाने की आवाजों के ऊपर उल्लुओं की चिड़चिड़ आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे वे भी आपस में बात करती रही हों। इंजन के सामने वाले कुछ डब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की से बाहर लटककर अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे, तो कुछ सीटों के लिए आपस में झगड़ रहे थे। किसी खाली सीट की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर धकेलता गया। वह एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था, दादी, मेरा मेंढक फिर गुम गया है। क्या करते हो नेविल? उसने बूढ़ी औरत को आह भरते हुए सुना। कुछ लोग घुंघराले बालों वाले एक लड़के को घेरे खड़े थे। हमें भी दिखाओ ली, चलो दिखाओ। लड़के ने उस बक्से का ढक्कन खोल दिया जिसे वह हाथ में पकड़े था। अब अंदर बंद जानवर का बालों भरा लंबा पैर बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर खाली कंपार्टमेंट नहीं मिल गया। सबसे पहले उसने हेडविग को अंदर रखा और फिर अपने संदूक को डिब्बे के दरवाजे की तरफ धकेला। उसने इसे पायदानों के ऊपर उठाने की कोशिश की, परंतु एक सिरा उठाना भी उसे भारी पड़ रहा था। 2 बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया और वह दर्द के मारे बिलबिला रहा था। मदद चाहिए? यह बोलने वाला वही लाल बालों वाला जुड़वा भाई था जिसके पीछे वह बैरियर में घुसा था। हाँ प्लीज, हैरी ने हाँफते हुए कहा। अरे फ्रेड, यहां आओ और मदद करो। जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का संदूक आखिरकार कंपार्टमेंट के एक कोने में सही सलामत पहुंच गया। धन्यवाद, हैरी ने कहा और अपने पसीने से लथपथ बालों को आंखों के सामने से हटाया। यह क्या है? जुड़वा भाइयों में से एक ने अचानक हैरी के बिजली जैसे निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हे भगवान, दूसरे भाई ने कहा। कहीं तुम? वही है, पहले भाई ने कहा। है ना? उसने हैरी से पूछा। क्या? हैरी ने पूछा। हैरी पॉटर, दोनों जुड़वा भाई एक साथ कोरस में बोले। अच्छा वो, हैरी ने कहा। मेरा मतलब है, हाँ मैं ही हूं। दोनों भाई मुंह खोलकर उसे देखते रहे और हैरी को लगा कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। तभी ट्रेन के खुले दरवाजे से एक आवाज तैरती हुई अंदर आई जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली। फ्रेड, जॉर्ज, तुम लोग कहां हो? आ रहे हैं मम्मी। हैरी पर एक और नजर डालने के बाद जुड़वा भाई ट्रेन से कूद गए। हैरी खिड़की के पास बैठा था जहां वह आधा छुपा था। वहां से वह प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल बालों वाले परिवार को देख सकता था और उनकी बातें सुन सकता था।
उनकी माँ ने अपना रुमाल बाहर निकाल लिया था। रॉन, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है। सबसे छोटे बच्चे ने बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने उसे दबोच ही लिया और उसकी नाक के सिरे को रगड़ने लगी। मम्मी, अब छोड़ो भी, उसने धक्का देते हुए अपने आप को छुड़ाया। अरे, क्या छोटे बच्चे रोनी की नक्कू पर कुछ लगा था? जुड़वा भाइयों में से एक ने चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, रॉन ने कहा। पर्सी कहाँ है? उनकी माँ ने पूछा। इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वह अपने कपड़े बदलकर हॉगवर्ट्स का लहराता हुआ काला दुशाला पहन चुका था। हैरी ने देखा कि उसके सीने पर चांदी का चमकता हुआ बिल्ला लगा था, जिस पर पी अक्षर लिखा था। ज्यादा देर नहीं रुक सकता मम्मी, उसने कहा। मैं आगे वाले डिब्बे में हूं। प्रीफेक्ट्स के लिए 2 कंपार्टमेंट रिजर्व हैं। अच्छा, तो तुम प्रीफेक्ट हो पर्सी? एक जुड़वा भाई ने बहुत आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताना चाहिए था, हमें तो यह पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद आ रहा है कि उसने इस बारे में कुछ कहा था। दूसरे जुड़वा भाई ने कहा। 1 बार या 2 बार, 1 मिनट, सारी गर्मी भर। चुप रहो, पर्सी यानी प्रीफेक्ट ने कहा। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं? एक जुड़वा भाई ने कहा। क्योंकि वह प्रीफेक्ट है, उसकी मां ने लाड़ से कहा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा यह साल अच्छा गुजरे। वहां पहुंचते ही मुझे उल्लू भेज देना। उन्होंने पर्सी का गाल चूमा और वह चला गया। फिर वे जुड़वा बच्चों की तरफ पलटी। और तुम दोनों इस साल जरा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया है या टॉयलेट उड़ा दिया है। पर मम्मी, हमने तो आज तक कभी कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया। वैसे विचार बहुत बढ़िया है, धन्यवाद मम्मी। यह मजाक की बात नहीं है। और सुनो, रॉन का ख्याल रखना। चिंता मत करो, नन्ना मुन्ना रॉनी हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। चुप रहो, रॉन ने दोबारा कहा। वह अभी से जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो चुका था और उसकी नाक उस जगह पर अब भी गुलाबी दिख रही थी जहां उसकी मां ने रगड़ा था। अच्छा मम्मी, जरा सोचो तो सही, अंदाजा लगाओ अभी हमें अंदर ट्रेन में कौन मिला था? हैरी तत्काल पीछे की तरफ टिक गया ताकि वे उसे बाहर झांकते हुए देख न लें। आप जानती हैं वह काले बालों वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पर खड़ा था? जानती हैं वह कौन है? कौन? हैरी पॉटर। फिर हैरी को छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। अच्छा मम्मी, मैं ट्रेन में चढ़कर उसे देख लूं? मम्मी प्लीज। तुमने उसे पहले ही देख लिया है जिनी, और वह बेचारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह घूरते रहो। क्या सचमुच वही था फ्रेड? तुमने कैसे पहचाना? हमने उससे पूछा था, उसका निशान देखकर। निशान सचमुच वहां पर है, बिजली गिरने जैसा। बेचारा बच्चा। कोई हैरानी की बात नहीं कि वह अकेला था। मुझे आश्चर्य हो रहा था, उसने इतनी नम्रता से पूछा था कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा जाए। यह सब छोड़ो, क्या आपको लगता है कि उसे याद होगा कि तुम जानते हो कौन कैसा दिखता है? उनकी मां अचानक बहुत गंभीर हो गईं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं कि तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे फ्रेड। नहीं, यह पूछने की हिम्मत मत करना, जैसे उसे स्कूल के पहले दिन यह बात याद दिलाने की जरूरत है। ठीक है मम्मी, चिंता में अपने बाल सफेद मत करो। एक सीटी बजी। जल्दी करो, उनकी मां ने कहा, और तीनों लड़के लपककर ट्रेन में चढ़ गए। फिर वे खिड़की से बाहर झांकने लगे ताकि उनकी मां उन्हें चूमकर गुड बाय कह सके। उनकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। रो मत जिनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे। हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की टॉयलेट सीट भी भेजेंगे। जॉर्ज, मजाक कर रहा था मम्मी। ट्रेन रेंगने लगी। हैरी ने देखा कि बच्चों की मां हाथ हिला रही थी और उनकी बहन आधी हंसती आधी रोती हुई ट्रेन के साथ साथ भागने की कोशिश कर रही थी। परंतु फिर ट्रेन इतनी तेज हो गई कि वह पीछे रह गई और अपना हाथ हिलाने लगी। जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी मां दिखाई देना बंद हो गईं। खिड़की के पास से घर धड़ाधड़ गुजरते जा रहे थे। हैरी का दिल रोमांच के मारे बल्लियों उछल रहा था। वह नहीं जानता था कि जिस जगह वह जा रहा था वह कैसी होगी, परंतु यह तो तय था कि वह उस जगह से बेहतर होगी जिसे वह पीछे छोड़कर आ रहा था।
कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। यहां कोई बैठा तो नहीं है? उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बाकी सब कंपार्टमेंट भरे हुए हैं। हैरी ने अपना सिर हिलाया और लड़का बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। वह यह दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा ही नहीं था। हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अब भी एक काला निशान था। अरे रॉन! जुड़वा भाई वापस आ गए थे। सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वहीं ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रॉन बुदबुदाया। हैरी, दूसरे जुड़वा भाई ने कहा, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और यह रॉन है, हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं। बाय, हैरी और रॉन ने कहा। जुड़वा भाई जाते समय कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर गए। क्या तुम सचमुच हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से निकल पड़ा। हैरी ने सिर हिलाया। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे हैं, रॉन ने कहा। और क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर यानी कि? उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपनी लट पीछे खिसकाई ताकि वह अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके। रॉन घूरता रहा। तो यहीं पर तुम जानते हो कौन ने? हाँ, हैरी ने कहा, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है, और कुछ भी नहीं। अच्छा, रॉन ने कहा। वह बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता रहा। फिर जैसे उसे अचानक समझ में आ गया कि वह क्या कर रहा था, और वह एक बार फिर से जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। रॉन को हैरी उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना कि रॉन को हैरी लग रहा था। अरे हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, रॉन ने कहा। मुझे लगता है कि मम्मी का दूर के रिश्ते का एक कजिन है जो अकाउंटेंट है, पर हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करते। तो इसका मतलब है कि तुम्हें पहले से ही बहुत सा जादू आता होगा। जाहिर था कि वीजली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छुमंतर गली में वह पीला लड़का बातें कर रहा था। मैंने सुना है तुम्हें मगलुओं के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, रॉन ने कहा। वे लोग कैसे होते हैं? बहुत बुरे, पर सभी नहीं। मेरे अंकल आंटी और कजिन बहुत बुरे हैं। काश मेरे 3 जादूगर भाई होते। 5, रॉन ने कहा। किसी कारण से वह उदास नजर आ रहा था। हमारे परिवार से हॉगवर्ट्स जाने वाला मैं 6वां हूं। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कप्तान। अब पर्सी प्रीफेक्ट बन गया है। फ्रेड और जॉर्ज बहुत शैतानी करते हैं, परंतु उनके सचमुच अच्छे नंबर आते हैं और सब सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे मस्खरे हैं। सब मुझसे भी यह उम्मीद करते हैं कि मैं अपने भाइयों जितने अच्छे काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही वह काम कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज नई नहीं मिलती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली की पुरानी छड़ी है और पर्सी का पुराना चूहा है। रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो सो रहा था। इसका नाम स्कैबर्स है और यह किसी काम का नहीं है। हमेशा सोता रहता है। प्रीफेक्ट बनने के बाद डैडी ने पर्सी को उल्लू दिला दिया, परंतु उन लोगों के पास इतने पैसे, मेरा मतलब है मुझे उल्लू के बजाय स्कैबर्स मिल गया। रॉन के कान गुलाबी हो गए। उसे लग रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही बोल गया, क्योंकि वह एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को यह समझ में नहीं आया कि उल्लू खरीदने के पैसे न होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले तक उसके पास भी तो कभी पैसे नहीं रहते थे, और उसने रॉन को यह बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उसे कभी ढंग से बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलते थे। इससे रॉन एक बार फिर खुश नजर आने लगा। और जब तक मुझे हैग्रिड ने नहीं बताया, तब तक मैं जानता भी नहीं था कि मैं जादूगर हूं, और अपने मम्मी डैडी या वोल्डेमॉर्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रॉन ने अंदर सांस खींची। क्या हुआ? हैरी ने कहा। तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया, रॉन ने कहा।
उसकी आवाज बता रही थी कि उसे धक्का लगा था और वह प्रभावित भी हुआ था। मुझे लगता है कि कम से कम तुम तो। नाम लेकर मैं यह साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूं, हैरी बोला। मुझे यह मालूम ही नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा, मैं यही तो कह रहा था, मुझे बहुत सारी बातें सीखनी हैं। मैं शर्त लगाता हूं, उसने आगे कहा, और पहली बार वह बात कही जो उसे पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान कर रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूं कि मैं अपनी क्लास में सबसे बुरा विद्यार्थी रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे बच्चे मगलू परिवारों से आते हैं और वे जल्दी ही सीख जाते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तो ट्रेन उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी। अब वे गाय भेड़ों से भरे खेतों के पास से तेजी से गुजर रहे थे। वे लोग कुछ समय तक चुप रहे और सरपट भागते खेतों और गलियों को देखते रहे। 12:30 बजे के करीब बाहर गलियारे में खड़खड़ की तेज आवाज सुनाई दी। एक महिला ने, जिसके गालों पर डिंपल थे, उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वह उछलकर खड़ा हो गया, परंतु रॉन के कान एक बार फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीमी आवाज में कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। जब वह डर्सली परिवार के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाइयां खरीदने के पैसे नहीं रहते थे। क्योंकि अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे, इसलिए वह जितनी मार्स बार उठा सकता था उतनी खरीदने के लिए तैयार था। परंतु उस महिला के पास मार्स बार नहीं थी। उसके पास जो सामान था उसमें बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियां, ड्रबल की बेहतरीन बबल गम, चॉकलेट के मेंढक, कद्दू की पेस्ट्री, कड़ाही केक, लिकरस की छड़ियां और भी बहुत सी अजीब चीजें थीं जिन्हें हैरी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज छूट ना जाए, इस डर से हैरी हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीद लाया और उसने महिला को 11 चांदी के सिकल और 7 कांसे के नट दिए। हैरी सारे सामान को लेकर कंपार्टमेंट में वापस आया और उसे एक खाली सीट पर रख दिया। रॉन उसे टकटकी लगाकर देख रहा था। बहुत भूख लगी है क्या? भूख के मारे दम निकला जा रहा है, हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रॉन ने एक मोड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे खोला। उसके अंदर 4 सैंडविच थे। उसने उनमें से एक को खोलकर देखा और कहा, मम्मी हमेशा भूल जाती हैं कि मुझे कॉर्न वाला बीफ पसंद नहीं है। हम इसे आपस में बदल लेते हैं, हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा। चलो। तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा, यह सूखा हुआ है, रॉन ने कहा। मम्मी के पास ज्यादा समय नहीं रहता, उसने जल्दी से जोड़ा। तुम तो जानते हो कि हम 5 भाई हैं। चलो पेस्ट्री लो, हैरी ने कहा, जिसके पास इससे पहले कभी भी कोई चीज बांटने के लिए नहीं थी। सच कहा जाए तो ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वह कोई चीज मिल बांट कर खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वह और रॉन एक साथ वहां पर बैठकर हैरी की पेस्ट्री और केक खा रहे थे। वे सैंडविच के बारे में भूल चुके थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेंढक का एक पैकेट उठाकर रॉन से पूछा। कहीं इसमें सचमुच के मेंढक तो नहीं है? अब उसे लगने लगा कि कुछ भी हो सकता है और वह किसी भी आश्चर्यजनक घटना के लिए तैयार था। नहीं, रॉन ने कहा, परंतु यह देखना है कि कौन सा कार्ड निकलता है। मेरे पास एग्रिप्पा नहीं है। क्या? अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट के मेंढक के अंदर एक कार्ड रहता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। मेरे पास 500 कार्ड हैं, पर मेरे पास एग्रिप्पा या टॉलेमी के कार्ड नहीं हैं। क्या? अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट के मेंढक के अंदर एक कार्ड रहता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। मेरे पास 500 कार्ड हैं, पर मेरे पास एग्रिप्पा या टॉलेमी के कार्ड नहीं हैं। हैरी ने अपने चॉकलेट के मेंढक का कवर हटाया और कार्ड बाहर निकाला। उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था। उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहन रखा था। उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और उसके लहराते बाल, दाढ़ी और मूछें चांदी की तरह सफेद थीं। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था, एल्बस डंबलडोर। तो ये हैं डंबलडोर, हैरी ने कहा। मुझसे यह मत कहना कि तुमने कभी डंबलडोर का नाम नहीं सुना, रॉन ने कहा।
मैं एक मेंढक ले लूं, शायद मुझे एग्रिप्पा मिल जाए। धन्यवाद। हैरी ने अपना कार्ड पलटा। कार्ड के दूसरी तरफ लिखा था एल्बस डंबलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं। प्रोफेसर डंबलडोर खास तौर पर इन चीजों के लिए मशहूर हैं। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लैमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए प्रोफेसर डंबलडोर को चैम्बर म्यूजिक और 10 पिन बॉलिंग पसंद है। हैरी ने कार्ड को दोबारा पलटा और उसे देखकर हैरानी हुई कि डंबलडोर का चेहरा गायब हो गया था। वे तो चले गए। तुम उनसे यह तो उम्मीद नहीं कर सकते कि वे सारा दिन यहीं तुम्हारे पास बैठे रहेंगे, रॉन ने कहा। वे दोबारा आ जाएंगे। अरे, मुझे एक बार फिर मॉर्गोना मिल गई। मेरे पास पहले से ही उसके 6 कार्ड हैं। क्या तुम्हें यह चाहिए? तुम भी कार्ड इकट्ठे करना शुरू कर दो। रॉन की आंखें चॉकलेट के मेंढकों के ढेर की तरफ मुड़ी, जो खोले जाने का इंतजार कर रहा था। जितने चाहे उठा लो, हैरी ने कहा। परंतु तुम्हें पता है, मगलुओं की दुनिया के लोग अपने फोटो में से कहीं नहीं आते जाते और वहीं बने रहते हैं। क्या सचमुच? क्या वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिलते? रॉन की आवाज में हैरानी थी। बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था। तभी उसने देखा डंबलडोर एक बार फिर अपने कार्ड में लगे फोटो में दुबक कर लौट आए और उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। मशहूर जादूगरों और जादूगरनियों को देखने के बजाय रॉन मेंढकों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, परंतु हैरी तो उन पर से अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। जल्दी ही उसके पास न सिर्फ डंबलडोर और मॉर्गना थे, बल्कि हेंजेस्ट ऑफ वुडक्रॉफ्ट, अल्बेरिक ग्रनियन, सर्सी, पैरासेल्स और मर्लिन भी थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें क्लियोडना नाम की जादूगरनी से हटाईं, जो अपनी नाक खुजा रही थी, और बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियों का बैग खोला। तुम्हें इनके बारे में सावधान रहना होगा, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी। जब वे कहते हैं कि हर स्वाद की, तो उनका मतलब होता है हर स्वाद की। तुम्हें चॉकलेट, पेपरमेंट और मुरब्बे जैसे लोकप्रिय स्वाद तो मिलेंगे ही, पर तुम्हें पालक, गोश्त और गुर्दे के स्वाद वाली टॉफियां भी मिल सकती हैं। जॉर्ज कहता है कि उसे एक बार कीड़े के स्वाद की मिली थी। रॉन ने एक हरी टॉफी उठाई, उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसका एक कोना चबाया। अरे रे रे, देखा, स्प्राउट्स। हर स्वाद की टॉफियां खाने में उनका समय अच्छी तरह गुजरा। हैरी को टोस्ट, नारियल, भुनी हुई बीन्स, स्ट्रॉबेरी, करी, घास, कॉफी, मछली के स्वाद की टॉफियां मिलीं। उसने बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब सी दिखने वाली भूरी टॉफी का टुकड़ा भी चख लिया, जिसे रॉन छूने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में पता चला कि वह मिर्च के स्वाद की टॉफी थी। उनकी खिड़की के पास से गुजरता हुआ देहात का दृश्य अब जंगली हो गया था। साफ सुथरे खेत दिखना बंद हो गए थे। अब उन्हें जंगल, घुमावदार नदियां और अंधेरी हरी पहाड़ियां दिख रही थीं। किसी ने उनके कंपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया और वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया, जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। सॉरी, उसने कहा, परंतु क्या तुम लोगों ने कोई मेंढक देखा है? जब उन्होंने अपना सिर हिलाकर मना किया, तो वह बिलखते हुए बोला, मैंने उसे फिर घुमा दिया। वह मुझसे हमेशा दूर भाग जाता है। वो मिल जाएगा, हैरी ने कहा। हाँ, लड़के ने दुखी मन से कहा। फिर भी अगर तुम्हें दिखे तो बता देना। वह चला गया। मैं नहीं जानता कि वह इतना परेशान क्यों है, रॉन ने कहा। अगर मैं मेंढक लाया होता तो उसे जितनी जल्दी घुमा सकता था घुमा देता। ध्यान रहे, मैं स्कैबर्स को लाया हूं, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। चूहा अब भी रॉन की गोद में सो रहा था। वह मर भी जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा, रॉन ने हिकारत से कहा। मैंने कल उसे पीला करने की कोशिश की ताकि मैं उसे अधिक दिलचस्प बना सकूं, परंतु मेरे मंत्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो। वह अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा और फिर उसने एक बहुत ही टूटी फूटी छड़ी बाहर निकाली। छड़ी कई जगह से चटकी हुई थी और उसके कोने पर कोई सफेद चीज बाहर झांक रही थी। यूनिकॉर्न का बाल लगभग बाहर झांकने लगा है। खैर,
उसने अपनी छड़ी उठाई ही थी कि तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा एक बार फिर खुला। जिस बच्चे का मेंढक खो गया था वह एक बार फिर लौट आया था, परंतु इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी। वह हॉगवर्ट्स की अपनी यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। क्या किसी ने मेंढक देखा है? नेविल का मेंढक गुम गया है, उसने कहा। उसकी आवाज रौबदार थी, बाल भूरे घने थे और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे। हमने उसे पहले ही बता दिया है कि हमने मेंढक नहीं देखा है, रॉन ने कहा, परंतु लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। वह तो उसके हाथ की छड़ी को देख रही थी। अरे, क्या तुम जादू कर रहे हो? चलो देखते हैं। वह बैठ गई। रॉन आश्चर्यचकित हो गया। अच्छा, ठीक है। उसने अपना गला साफ किया। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो, इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। उसने अपनी छड़ी घुमाई परंतु कुछ नहीं हुआ। स्कैबर्स भूरा ही बना रहा और गहरी नींद में सोता रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह असली मंत्र है? लड़की ने कहा। वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ है ना? मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ आसान मंत्रों का प्रयोग किया है और वे हमेशा काम करते हैं। मेरे परिवार में कोई भी जादूगर नहीं है। जब मुझे चिट्ठी मिली तो मैं बहुत हैरान हुई, परंतु जाहिर है मैं खुश भी थी। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि यह जादूगरी का बेहतरीन स्कूल है। मैंने कोर्स की सारी किताबें पूरी याद कर ली हैं। जाहिर है मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होगा। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूं। तुम्हारा नाम क्या है? उसने यह सारी बातें बहुत तेजी से बोली थीं। हैरी ने रॉन की तरफ देखा और उसके आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उसे राहत मिली। रॉन का चेहरा बता रहा था कि उसे कोई भी कोर्स की किताबें याद नहीं थीं। मैं रॉन वीजली हूं, रॉन बुदबुदाया। हैरी पॉटर, हैरी ने कहा। क्या सचमुच? हरमाइनी ने कहा। जाहिर है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूं। अपनी नींव मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं और तुम्हारा नाम आधुनिक जादू का इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन तथा 20वीं सदी की महान जादुई घटनाओं में है। क्या सचमुच? हैरी भौंचक्का रह गया। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं मालूम था? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने बारे में सब कुछ पता लगा लेती, हरमाइनी ने कहा। क्या तुम में से कोई जानता है कि तुम किस हाउस में जाओगे? मैंने पूछताछ की है और मेरी इच्छा है कि मैं गरुड़द्वार में रहूं। यह सबसे अच्छा हाउस लगता है। मैंने सुना है कि खुद डंबलडोर भी इसी हाउस में थे। वैसे मेरे ख्याल से चीलघाट भी बुरा नहीं रहेगा। खैर, हम लोग अब चलते हैं और नेविल का मेंढक ढूंढते हैं। तुम दोनों भी अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मुझे लगता है कि हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और वह चली गई। उसके साथ वह लड़का भी चला गया जिसका मेंढक गुम गया था। मैं चाहे जिस हाउस में रहूं, मैं यह चाहता हूं कि यह लड़की उस हाउस में ना रहे, रॉन ने कहा। उसने अपनी छड़ी को दोबारा अपने संदूक में फेंक दिया। बेहुदा मंत्र, यह मुझे जॉर्ज ने बताया था। शर्त लगा सकता हूं कि वह जानता था कि यह फुस्सी बम था। तुम्हारे भाई किस हाउस में हैं? हैरी ने पूछा। गरुड़द्वार, रॉन ने कहा। एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया। मम्मी और डैडी भी इसी में थे। अगर मैं इस हाउस में नहीं जा पाता तो वे लोग जाने क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि चीलघाट भी बुरा नहीं रहेगा, परंतु जरा सोचो, कहीं उन्होंने मुझे नाग शक्ति में डाल दिया तो क्या होगा? क्या यह वही हाउस था जिसमें वो मेरा मतलब है, तुम जानते हो कौन था? हाँ, रॉन ने कहा। एक बार फिर अपनी सीट पर धम्म से बैठ गया और काफी परेशान दिख रहा था। देखो, मुझे लगता है कि स्कैबर्स की मूंछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हुआ है, हैरी ने रॉन के दिमाग को हाउसों से दूर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। तो हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई क्या कर रहे हैं? हैरी ने सोचा कि स्कूल की पढ़ाई पूरे करने के बाद जादूगर क्या करते होंगे। चार्ली रोमानियो में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रिंगॉट के लिए कुछ कर रहा है, रॉन ने कहा। क्या तुमने ग्रिंगॉट का नाम सुना है? इसका नाम दैनिक जादूगर के हर पेज पर छपा है, पर मुझे नहीं लगता कि मगलुओं को यह अखबार पढ़ने को मिलता होगा। किसी ने एक बहुत सुरक्षित तिजोरी के सामान चुराने की कोशिश की। हैरी ने घूरा। सचमुच? चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसलिए तो यह इतनी बड़ी खबर है। उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरे डैडी कहते हैं कि ग्रिंगॉट में इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शैतानी जादूगर ही कर सकता है। वैसे पिशाचों का कहना है कि चोर कुछ नहीं ले जा सका। बड़ी अजीब बात है। जाहिर है जब इस तरह की कोई चीज होती है तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं है।
यह खबर हैरी के दिमाग में घूमती रही। जब भी तुम जानते हो कौन का नाम लिया जाता था, हर बार उसे जैसे डर का कांटा चुभ जाता था। उसे लगा कि यह जादू की दुनिया में कदम रखने का हिस्सा है, परंतु वोल्डेमॉर्ट कहना ज्यादा आरामदेह था और उसमें कोई चिंता नहीं होती थी। तुम्हारी क्विडिश टीम कौन सी है? रॉन ने पूछा। मुझे एक भी क्विडिश टीम का नाम नहीं मालूम, हैरी ने स्वीकार किया। क्या? रॉन को शब्द नहीं मिल रहे थे। अच्छा, जरा ठहरो, यह दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। और फिर वह शुरू हो गया। 4 गेंदें और 7 खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में सब कुछ समझाता रहा। उसने उन मशहूर खेलों का विस्तार से वर्णन किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के साथ देखा था। उसने यह भी बताया कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वह किस तरह की जादुई झाड़ू खरीदना पसंद करेगा। वह हैरी को खेल की बारीकियां समझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि तभी कंपार्टमेंट का दरवाजा एक बार फिर खुला, परंतु इस बार दरवाजे पर मेंढक होने वाला बच्चा नेविल या हरमाइनी ग्रेंजर नहीं थे। 3 लड़के अंदर आए और हैरी ने बीच वाले को तत्काल पहचान लिया। यह वही पीला लड़का था जो उसे मैडम मेल्किन की दुशालों की दुकान में मिला था। उसने हैरी में छुमंतर गली में जितनी दिलचस्पी ली थी, अब वह उससे बहुत ज्यादा दिलचस्पी के साथ उसे देख रहा था। क्या यह सच है? उसने कहा। लोग ट्रेन में कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इस कंपार्टमेंट में है, तो तुम हैरी पॉटर हो, है ना? हाँ, हैरी ने कहा। वह बाकी दोनों लड़कों को देख रहा था। दोनों ही तगड़े थे और बहुत ही काइयां किस्म के दिख रहे थे। पीले लड़के के दोनों तरफ वे इस तरह खड़े थे जैसे उसके बॉडीगार्ड हों। अरे, यह क्रैब है और यह गॉयल। पीले लड़के ने हैरी की निगाह को भांपते हुए लापरवाही से कहा। और मेरा नाम मैलफॉय है, ड्रेको मैलफॉय। रॉन हल्के से खांसा, जैसे वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्रेको मैलफॉय ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है, क्यों? यह पूछने की जरूरत ही नहीं कि तुम कौन हो। मेरे डैडी ने मुझे बताया है कि वीजली परिवार में सभी के बाल लाल होते हैं, चकत्ते होते हैं और उससे अधिक बच्चे होते हैं जितनों को वे ढंग से पाल सकते हैं। वह हैरी की तरफ मुड़ा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि कुछ जादूगरों के परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं, पॉटर। तुम गलत तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे? यहां पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु हैरी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है कि मैं खुद ही गलत और सही तरह के लोगों की पहचान कर सकता हूं, धन्यवाद, उसने ठंडेपन से कहा। ड्रेको मैलफॉय का चेहरा लाल नहीं हुआ, परंतु उसके पीले गालों पर गुलाबी सी चमक उभर आई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता पॉटर, तो मैं इस बारे में सावधान रहता, उसने धीरे से कहा। अगर तुमने विनम्र होना नहीं सीखा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे मम्मी डैडी का हुआ था। वे लोग भी नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था। तुम वीजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो तुम पर उनका असर आ ही जाएगा। हैरी और रॉन दोनों ही खड़े हो गए। रॉन का चेहरा उसके बालों की तरह ही लाल हो गया था। एक बार फिर से तो कहना, उसने कहा। अच्छा तो तुम हमसे लड़ाई करोगे, क्यों? मैलफॉय ने व्यंग से कहा। अगर तुम इसी वक्त यहां से बाहर नहीं निकले तो, हैरी ने कहा, और वह जितना बहादुर महसूस कर रहा था उससे ज्यादा बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि क्रैब और गॉयल उससे या रॉन से बहुत बड़े थे। परंतु हमारी यहां से जाने की कोई इच्छा नहीं है ना दोस्तों? हमने अपना पूरा खाना खा लिया है, जबकि तुम्हारे पास तो अभी खाना बचा है। गॉयल रॉन के पास रखे चॉकलेट के मेंढकों की तरफ बढ़ा। रॉन आगे लपका, परंतु इससे पहले कि वह गॉयल को छू भी पाता, गॉयल जोर से चीखा। स्कैबर्स उसकी उंगली से लटक रहा था और उसके नुकीले छोटे दांत गॉयल की उंगली के जोड़ में गहराई तक धंसे हुए थे। क्रैब और मैलफॉय पीछे हट गए जब बिलबिलाते हुए गॉयल ने स्कैबर्स को गोल गोल घुमाया, और जब आखिरकार स्कैबर्स उछलकर खिड़की से टकराया तो तीनों तत्काल वहां से गायब हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मिठाइयों में और चूहे छुपे होंगे, या शायद उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुन ली थी, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही हरमाइनी ग्रेंजर अंदर आ गई। यहां क्या हो रहा है? उसने पूछा। वह फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों की तरफ देख रही थी।
उसने यह भी देखा कि रॉन स्कैबर्स की पूंछ पकड़कर उसे उठा रहा था। मुझे लगता है यह मर गया, रॉन ने हैरी से कहा। उसने स्कैबर्स को पास से नहीं देखा। नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, यह तो फिर से सो गया है। और वह सचमुच सो गया था। तुम मैल्फॉय से पहले भी मिल चुके हो? हैरी ने छुमंतर गली में हुई मुलाकात के बारे में बताया। मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है, रॉन ने गंभीर आवाज में कहा। जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ था, तो हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले परिवारों में उसका भी परिवार था। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मोहित कर दिया गया था। मेरे डैडी को इस बात पर यकीन नहीं है। वे कहते हैं कि मैल्फॉय के पिता को काले जादू की तरफ जाने के लिए बहाने की जरूरत नहीं थी। फिर वह हरमाइनी की तरफ मुड़ा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मैंने अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछा था और उसने मुझे बताया है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे थे, है ना? हम वहां पहुंच पाए इससे पहले ही तुम लोग परेशानी में पड़ जाओगे। हम नहीं, स्कैबर्स लड़ रहा था, रॉन ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। और अब अगर आप बुरा न माने तो यहां से चली जाएं ताकि हम लोग कपड़े बदल सकें। ठीक है, मैं तो यहां सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि लोग बाहर बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं और गलियारों में इधर से उधर दौड़ रहे हैं, हरमाइनी ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। और हां, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी नाक पर मैल लगा है? उसके बाहर जाते समय रॉन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। हैरी ने खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा हो रहा था। गहरे बैंगनी आसमान के नीचे उसे पहाड़ और जंगल दिख रहे थे। ट्रेन धीमी हो रही थी। उसने और रॉन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने लंबे काले दुशाले ओढ़ लिए। रॉन का थोड़ा छोटा था, इसलिए दुशाले के नीचे उसके जूते दिख रहे थे। पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजी। हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। अपना सामान ट्रेन में ही रहने दें, इसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी और उसने देखा कि रॉन अपने चकत्तों के नीचे पीला दिख रहा था। उन्होंने बची हुई मिठाइयां अपनी जेब में भर लीं और गलियारे में जमा भीड़ में शामिल हो गए। ट्रेन पहले तो धीमी हुई और आखिर रुक गई। लोग दरवाजे की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे और फिर वे छोटे अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा में हैरी को कंपकंपी छूट गई। तभी विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से तैरता हुआ एक लैंप आया और हैरी को एक परिचित आवाज सुनाई दी। फर्स्ट ईयर के बच्चे यहां आ जाएं। सब ठीक है हैरी? सिरों के समुद्र के ऊपर हैग्रिड का बड़ा बालों भरा चेहरा चमक रहा था। चलो हमारे पीछे आओ। फर्स्ट ईयर का और कोई बच्चा तो नहीं है? जरा संभल कर कदम रखना। फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे पीछे आओ। फिसलते और लड़खड़ाते हुए वे लोग हैग्रिड के पीछे पीछे एक संकरे ढलवां रास्ते पर चल दिए। उनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा वहां पर घने पेड़ होने चाहिए। कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा था। सिर्फ नेविल ने, जिसका मेंढक बार बार घूमता रहता था, 1-2 बार नाक से सूं सूं की आवाज की। तुम्हें 1 सेकंड में हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखाई देगी, हैग्रिड ने अपने कंधे के ऊपर से कहा। इस मोड़ के ठीक बाद एक जोरदार ऊह की आवाज हुई। संकरी पगडंडी उन्हें अचानक एक बड़ी काली झील के किनारे पर ले आई थी। झील के दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा महल था जिसमें कई कंगूरे और टावर थे। सितारों से भरे आसमान में महल की खिड़कियां चमक रही थीं। एक नाव में 4 से ज्यादा मत बैठना, हैग्रिड ने किनारे पर पानी में तैरती छोटी नावों के बेड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी और रॉन के पीछे पीछे नेविल और हरमाइनी भी नाव में चढ़ गए। सब आ गए, हैग्रिड चिल्लाया, जो अपनी नाव में अकेला ही बैठा था। तो ठीक है, आगे बढ़ो। और सभी छोटी नावें तत्काल आगे चल दीं। कांच की तरह चिकनी झील में वे फिसलती लग रही थीं। सब खामोश थे और सिर उठाकर बड़े महल की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे वे उस चट्टान के करीब आए जिस पर महल खड़ा था, वह उन्हें उतना ही ऊंचा दिखने लगा। जैसे ही आगे वाली नावें चट्टान के पास पहुंची, हैग्रिड चिल्लाया, सिर झुका लो। उन सभी ने अपने सिर झुका लिए और छोटी नावें उन्हें चट्टान के अंदर एक सुरंग में ले गईं,
जो सुंदर पत्तों वाली बेल के पर्दे के पीछे छुपी थी। वे लोग एक अंधेरी गुफा में से जा रहे थे जो महल के ठीक नीचे से जाती दिख रही थी, और फिर वे जमीन के नीचे बने एक बंदरगाह में पहुंचे जहां चट्टानों और पत्थरों पर वे मुश्किल से उतरे। बच्चों के नाव से उतरने के बाद हैग्रिड ने नावों की तलाशी ली और चिल्लाकर कहा, ओए, तुम वहां, कहीं ये तुम्हारा मेंढक तो नहीं है? ट्रेवर! नेविल खुशी से चिल्लाया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर वे सब हैग्रिड के लैंप के पीछे चट्टानों में बने एक रास्ते पर मुश्किल से चढ़ने लगे। अंत में वे महल की छाया में नर्म और गीली घास पर आ गए। पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर वे बलूत के दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सब आ गए, और क्या तुम्हारा मेंढक अब भी तुम्हारे पास है? हैग्रिड ने दैत्याकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी।